नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में। आज का जो लेक्चर है वो शायद लेक्चर नंबर 5 है पॉलिटी सीरीज़ का। तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, मैं आपको एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था भारत सरकार का अधिनियम 1919, ठीक है। 1909 भी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1909 का नाम क्या है, 1919 का नाम क्या है। 1909 का नाम जो था मैंने आपको बताया था मार्लिमेंटो था, और 1919 का जो था वो क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। तो ये चीज़ें क्या थी कि अभी तक हमने पढ़े थे, और हमने आपको बोला था कि एक बार आप भारत सरकार अधिनियम 1935 को एक काम करिएगा, रीड करके आइएगा, ठीक है। रीड करने से होता क्या है, जैसे अगर आप टॉपिक से पहले थोड़ा सा रीड करके कोई चीज़ आते हैं तो आपके उस टॉपिक के बारे में आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स या क्या होती है, थोड़ी सी क्लैरिटी रहती है, और जब बाद में आपको उस चीज़ के बारे में समझाया जाता है तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले से ही रीड करने के लिए थोड़ा सा वो बताया था। तो अभी हाँ, हाल ही में अभी एक एग्ज़ाम हुआ था UPSC EPFO। मैंने लास्ट लेक्चर में सबसे पहला जो मेरा लेक्चर था भारत सरकार कंपनी के शासनाधीन अधिनियम में एक रेगुलेटिंग एक्ट मैंने 1773 पढ़ाया, 1773 पढ़ाया था, सॉरी। उसमें का टोटल जो मैंने कथन लिखवाया था सारे पॉइंट वाइज, उसमें से ही आंसर आया था। मतलब क्वेश्चन ऐसे आया था कि 1773 अधिनियम में से इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। उसमें मैंने जो 4 पॉइंट्स लिखाए थे, चारों पॉइंट्स में से उसमें से आपको छांटना था कौन सा सही नहीं है। अगर आपने वो ध्यान से देखा होता तो वो एक क्वेश्चन बहुत आसानी से पहले ही वीडियो से आ गया था, ठीक है। ये तो अच्छी बात है। आज का जो लेक्चर है वो हम आज थोड़ा सा सिर्फ 1935 अधिनियम, जो भारत सरकार का 1935 का अधिनियम था, वो आज का जो हमारा संविधान है ना, वो काफ़ी हद तक जो है उसी पे डिपेंडेंट है। वो इसका एक तरह से आप आधार समझ सकते हैं कि उसी बेसिस पे हमने क्या किया, भारतीय संविधान को बनाया गया, भारतीय संविधान का आधार रखा गया है। तो आप देखेंगे कि अक्सर जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में एग्जाम्स में आता भी है, चाहे वनडे एग्जाम्स में, खास करके जितने वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें 1935 के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो आज वही सारी चीज़ें, वही बातें सिर्फ हम भारतीय संविधान 1935 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ ये टॉपिक जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा स्टार आपको दे देता हूँ, इस पर डबल स्टार देता हूँ। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है तुक्का लगाने वाले, जो अगर ऑप्शन में आपको समझ नहीं आ रहा है तो अगर ये दिया हुआ तो इसको मार दीजिए, आंसर मतलब 70% सही निकल जाता है। खैर ये कोई ट्रिक नहीं है, पढ़ के ही दीजिए, ठीक है। ये तो मैं बस आपको बता रहा हूँ, जब कोई ऐसी कंडीशन हो कि आपको कुछ नहीं आ रहा, अगर ये ऑप्शन में है तो ये लगभग सही निकलता है, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर अभी जो पेट हुआ था उसमें भी ये था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, इसके अंतर्गत क्या चीज़ें गठन हुई। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुछ चीज़ों का गठन हुआ। जैसे पहली चीज़ थी संघीय लोक सेवा आयोग, ठीक है। लोक सेवा आयोग जो था, संघीय लोक सेवा आयोग, जिसमें तो UPSC आजकल बोलते हैं, उसका गठन कब हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि संघीय लोक सेवा आयोग का गठन, कि संघीय लोक सेवा आयोग का गठन इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर अगली जो अगला पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर भी मैं आपको स्टार बना देता हूँ कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो ये भी ऐसे क्वेश्चन बना के आ सकता है। तो आपका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। तो ये अभी तक 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट थे कि संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना ये भी जो थी हमारी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आता है द्वैध शासन। द्वैध शासन के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। द्वैध शासन मतलब ये था कि 2 लोगों का, 2 तरह का शासन होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि द्वैध शासन किसी चीज़ का सेंट्रल पर है, पूरे भारत में सेंट्रल पे है, और हर स्टेट का एक अपनी सरकार, एक अपनी गवर्नमेंट अलग है, और पूरे देश पे एक गवर्नमेंट अलग है। तो ये 2 तरह का द्वैध शासन, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो उस टाइम पे द्वैध शासन जो आया वो प्रांतों से हटा दिया गया। प्रांतों मतलब जो छोटे छोटे प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था उसको हटा दिया गया। बोला कि अब देखो काम नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मनमानी चल रही थी और लोगों को कुछ जो सरकारें थी उनको समझ नहीं आ रहा था, इसका कोई जैसे उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन, आप इस टर्म को समझ लीजिए कि द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन, ठीक है। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन। तो उन्होंने क्या किया, इसको प्रांतों से हटा दिया। बोला प्रांतों में कोई काम नहीं है, और केंद्र में लागू किया। बोले कि केंद्र में लागू करो, प्रांतों में कोई मतलब नहीं है।
तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रांतों से हटा दिया गया और केंद्र से लागू कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे कथन कारण में एग्जाम्पल दे देते हैं। हाल ही के दिनों में ऐसे क्वेश्चन की जो होती है इस समय पुनरावृत्ति बढ़ चुकी है कि वो आपको सेंटेंस देंगे। ऐसे अब वो ऑप्शन वाइज नहीं होता कि इनमें क्या था कि राम के पिताजी का नाम क्या था, दशरथ, या ऐसे 5-6 नाम नहीं देंगे। अब वो क्या करते हैं, वैसे सेंटेंस देंगे, 4 सेंटेंस बोलेंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो अगर आपको एग्जैक्ट उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप क्या करिए, थोड़ा डीप में पढ़िए क्वेश्चन को, थोड़ा सा जो चीज़ें हैं पॉइंट वाइज इसको आपको याद रखना है। ठीक, तो केंद्र में लागू होगा, प्रांतों से हटा दिया गया द्वैध शासन, ये इसमें हुआ था। किसमें हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका पॉलिटी में। ठीक है, अगली चीज आती है स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब होता है कि अपने मन से काम करने का। ठीक है, अपने मन से काम करने की जो छूट या स्वतंत्रता जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्वायत्तता। ये किसको दी गई? प्रांतों को दी गई। बोले प्रांतों में कि देखो अब तुम अपने हिसाब से काम वाम कर सकते हो। ठीक है, तुम अपने हिसाब से जो भी रूल रेगुलेशन बनाना चाहते हो अपनी जनता के लिए आप कर सकते हो। तो ये स्वायत्तता किसको दी गई? प्रांतों को दी गई। अब अगला टर्म है उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल सरकार, जो क्या है, चीज़ों की जिम्मेदारियां खुद पे ले। हमारे मोदी जी की सरकार की तरह नहीं कि ट्रेन लड़ जाए तो भारत माता की जय और वंदे मातरम करा के साइड से निकल जाओ। ठीक है, तो उत्तरदायी सरकार का मतलब ये हुआ कि रिस्पॉन्सिबल सरकार होनी चाहिए, जो क्या हो, उत्तरदायी हो, सेंसिटिव हो। उसके लिए इन्होंने कहा कि स्वशासन। स्वशासन का मतलब होता है लोगों के द्वारा शासन। जैसा कि आप देखते हैं गाँवों में प्रधानी का चुनाव में चेयरमैनी का चुनाव होता रहता है, वो एक स्वशासन का क्या होता है, एक उदाहरण आप इसको से देख सकते हैं। ठीक है ना, स्वशासन मतलब लोगों की जिसमें भागीदारी हो उसको बोलते हैं स्वशासन। ठीक है ना, लोगों की भागीदारी। राजतंत्र होता है उसमें कोई स्वशासन नहीं होता है, क्योंकि फिलहाल अप्रत्यक्ष रूप से अभी हमारे यहाँ चल रहा है। मतलब अब इसे दिखने में तो लगता है कि स्वशासन है, लेकिन आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि उत्तरदायी शासन, स्वशासन जो है इसका मतलब होता है जिसमें लोगों की भागीदारी बनी रहे। ठीक, अब ये स्वशासन या उत्तरदायी शासन कहाँ कहाँ लगाया गया? पहली चीज़, पहले तो लगाया गया प्रांतों को। प्रांतों को बोला गया कि तुम अपने हिसाब से अपने यहाँ पर क्या कर सकते हो, शासन, चुनाव वगैरह करा सकते हो और लोगों को उसमें भागीदारी दिखा सकते हो। और दोहरे शासन के स्थान पर इस चीज़ को लाया गया। बोले कि देखो दोहरा शासन काम नहीं चल रहा था, 2 जगह हम लोग स्टेट वाइज बना रहे थे, 2 जगह रूल लगा रहे थे, लोगों के अंदर क्या था, चिंगारी भड़क रही थी, लोग क्या रहे, लोगों के अंदर सुगबुगाहट हो रही थी, ऐसे आंदोलन ना हो जाए। इस वजह से वो 1857 की तरह आंदोलन ना होने लगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें लोगों से जुड़ना पड़ेगा। तो लोगों से जुड़ने के लिए उन्होंने कहा कि स्वशासन की व्यवस्था, आपस में प्रधानी खेलेंगे। ठीक है, बीडीसी के चुनाव करेंगे तो उनको मौज रहेगा, फिर वो लोग क्या करेंगे, बगावत नहीं करेंगे। उनको लगेगा अरे ये तो हमारे घर के बगल का प्रधान है ना। तो जब आपके बीच से ही कोई ऐसा निकल के आएगा प्रतिनिधि, रहेगा तो हमारे ही अंडर, लेकिन उसमें से 20 से निकल गया प्रतिनिधि, तो उनको थोड़ा सा संतोष रहेगा कि हाँ हमारे आसपास का ही कोई है, हमने तो इसे चुना है। तो इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, दोहरे शासन के स्थान पर प्रांतों में स्वशासन ला दिया। ठीक है, उसकी जगह पर उन्होंने उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल सरकार या स्वशासन को ले आए। ठीक, अब इसका विस्तार क्या हुआ, देखिए 1935 जो अधिनियम था इसका विस्तार हुआ। विस्तार में इसमें क्या देखा गया कि सांप्रदायिक और वर्गीय जातों के रूप में मंडलों का विभाजन किया गया। जैसे कुछ जगह पर जहाँ देखा गया कि रिलीजन के हिसाब से बांटा गया पहले, कि जहाँ धर्म के लोग, विशेष के लोग ज़्यादा थे, जैसे जहाँ हिंदू लोग ज़्यादा थे, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे, सिख ज़्यादा थे, उस हिसाब से मंडल बनाए गए। कहीं कहीं जाति विशेष के नाम पर भी बनाए गए। जैसा कि आप देखते होंगे कि आपके आसपास जब कोई चुनाव होता है विधायकी का, सांसदी का, वहाँ पर क्या होता है कि कुछ जगह आरक्षित होते हैं, कुछ जगह आरक्षित होता है कि यहाँ पर सिर्फ यही वर्ग चुनाव लड़ेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से उस टाइम पे भी क्या हुआ था, ये पहले का दिन है, पहले से चीज़ें बन चुकी थी कि सांप्रदायिक आधार पर और वर्गीय, वर्ग मतलब होता है जाति, जाति के आधार पर क्या हुआ था, मंडलों का निर्माण किया गया। कब? 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगली चीज़ का महत्व क्या था, ये सब जो बनाया गया इसका महत्व ये था कि भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत काफ़ी हद तक, मतलब कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है उसका एक, जैसे आपको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि मैप, इंडिया का मैप ड्रॉ करना है, तो अगर आप थोड़ा सा, अगर आप अनकॉन्शियस हैं, मतलब आपको लगता है कि कॉन्शियस है अपने आप को लेके कि हमसे नहीं बनेगा, तो आप क्या करेंगे, पहले एक रफ पे डायग्राम बनाते हैं ना, रफ पे एक डायग्राम बनाए, फिर आप क्या करते हैं उसको एक, फिर वाइट पेज पे अपने साफ वाले क्या बोलते हैं क्लास नोट्स पे बनाते हैं। ठीक, तो आपने आधार किसको बनाया, वो रफ वाले पेज से उसने आप बनाया, फिर आपने उसमें देखा जो गड़बड़ियाँ थी उसमें क्या किया, अपने जो मेन पेज था उस पर सही कर लिया,
तो वैसे ही आप अगर इसको समझना चाहें तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो भारत सरकार जो था अधिनियम था 1935 वो हमारा आधार है, बेस बनाया गया था किसका, जो हमारा इस समय संविधान का ढांचा है उसका वो बेस बनाया था। ठीक है, और वो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है हमारे संविधान से। ठीक, अब इसमें द्विसदनी का मतलब होता है, द्विसदनी मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भी चलता है कि उच्च सदन निम्न सदन लोकसभा, ठीक है, उच्च राज्यसभा क्या था, उच्च सदन। तो उस समय केंद्रीय विधानमंडल को क्या हुआ था, दो भागों में भी बांटा गया था, द्विसदन के फॉर्मेट में लाया गया कि दो सदन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, उच्च और निम्न करके दो सदन को वहाँ पर पहले ही स्थापित किया गया, उसको बोलते हैं द्विसदनीय। आगे चल के बातें और बढ़ती हैं, फिर बोलता है कि शक्तियों का विभाजन। बोला कि ठीक है, शक्तियाँ आप थोड़ी सी, एक आदमी पावरफुल होगा तो क्या होगा, चीज़ें बहुत गड़बड़ होंगी। ठीक, चीज़ें क्या होंगी उसके हिसाब से होंगी तो क्या होगा, अराजकता आएगी। जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं कि पावर जब एक हाथ में रहता है तो वो क्या होता है, वो डेमोक्रेसी नहीं होती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से आपको कह सकते हैं कि राजतंत्र होता है। वो उसमें भी एक आदमी के हाथ में पावर रहेगा तो अपने हिसाब से मनमानी भी कर सकता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर एक हाथों में नहीं होती है, यही इसकी अच्छाई मतलब अच्छाई है। तो शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों में किया गया। केंद्र तो मतलब हो गया पूरा टोटल, जैसे आप भारत कह सकते हैं। प्रांतों का मतलब जैसे छोटे छोटे स्टेट्स की अपनी शक्तियाँ होती हैं, फिर एक पूरा भारत होता है उसकी शक्तियाँ होती हैं, तो उसको डिवाइड किया गया। अनुसूची में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको वो मिल जाएगा। ठीक, तो शक्तियों का विभाजन उसी टाइम पे किया गया, भारत सरकार अधिनियम से ही लिया गया है कि केंद्रों को अलग पावर दी जाएंगी कुछ चीज़ों में, और जो उनके प्रांत हैं उनको अलग मतलब वो दिया जाएगा पावर, वो अपने हिसाब से उसमें काम या रूल बना सकते हैं। अगला चीज़ था, एक स्थापना हुई थी फेडरल न्यायालय की। फेडरल न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी। ये कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लगते हैं कि फेडरल न्यायालय की स्थापना कब हुई थी और किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, तो आपको याद होना चाहिए 1937 में हुई थी और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुई थी। किसका, फेडरल न्यायालय का। ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में, आप देखे होंगे अक्सर अब तो आता है, आपने देखा ही होगा कि हर एग्ज़ाम में वो क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कथन किस, जैसे अभी लास्ट ईयर जब पेट हुआ था तो चलो दिल्ली करके एक नारा आया था, बोला था कि किसने कहा था, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 लोगों के नाम दे देंगे महापुरुषों के, आपको उसमें से बताना होगा। तो वैसे ही 1935 अधिनियम के बारे में कुछ कथन फेमस हैं, वो हम आपको बताते हैं। जैसे वो जवाहरलाल नेहरू के कथन थे। तो कभी कभी पूछेगा कैसे एग्जाम में, जैसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है परंतु उसमें क्या है, इंजन नहीं, यह निम्नलिखित में से कथन किसके द्वारा कहा गया। ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपको दे दिया जाएगा जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो आपके आंसर सही होंगे, नहीं तो फिर माइनस हो जाएगा, नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको, ये थोड़ा ईजी होता है, आपको याद रखना चाहिए। कथन ही तो है, कथन याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पहला है कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, इन 2-3 लोगों के कथन बहुत फेमस है, ज़्यादातर इन्हीं लोगों के कथन मतलब आते हैं और ऑप्शन में ज़रूर रहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की ये 3 कथन है, 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। पहला, एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन उसमें इंजन नहीं है, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू। फिर उन्होंने कहा था कि गुलामी का अधिकार पत्र, ये इसको की पॉइंट्स है, गुलामी का अधिकार, ये भी क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही इन्होंने कहा था। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। दास्ता का आज्ञा पत्र, ये भी दास्ता का आज्ञा पत्र, इसको किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो मतलब ये जो 3 लाइनें हैं, ये किसने बोला था, ये 3 लाइनें किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने। कभी कभी क्या होगा कि ये 3 लाइनों में से कोई एक लाइन दे देगा और 3-4 महापुरुषों के नाम लिख देगा, बोलेगा इसमें से इस लाइन को किसने कहा था। तो ये याद रखिएगा। उसमें सबसे अच्छी लाइन तो ये है, एक कार जिसने ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं, ये भी पूछ सकता है। और गुलामी का या दास्ता का, ये दोनों तो मतलब मिलता जुलता शब्द है, ये याद कर लीजिएगा, इसका अधिकार पत्र। ठीक है, तो ये भी हो गया। आगे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे क्या पूछ सकता है कि ये तो क्वेश्चन आपको पता ही चल गया। ठीक, जो मैं आपको स्टार बना रहा हूँ वो क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। और जो पॉइंट्स लिखते हैं वो क्या होता है कि कथन वाले कारण, जैसे मैंने आपको बताया कि 1773 का जो मैंने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था उसमें जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे उसी में से आया था क्वेश्चन, और बोला था कि इसमें से कौन सा नहीं है। अभी ये 2023 का EPFO का एग्जाम UPSC ने कराया था उसमें। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट। अब देखो, भारत सरकार जो कुछ अधिनियम जो था 1935 का जो अधिनियम था भारत सरकार का, उसकी कुछ पॉइंट्स को उन्होंने क्या किया है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व है ना, भारत के क्या है, संविधान में नीति निर्देशक तत्व है, उसमें क्या हुआ है, भारत के संविधान में इसको समाविष्ट किया गया है। ठीक है, कब किया गया, वर्ष 1950 में। कब किया गया, 1950 में।
अब एक नोट पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ उसमें, ये कि कांग्रेस का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में आया था, ठीक है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, याद रखिएगा कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था, जब भारत सरकार अधिनियम आई थी, ठीक है। जब ये आई थी, उसके पहले 1935 में भारत सरकार अधिनियम को क्या कर दिया गया था? अस्वीकृत कर दिया गया, बोला कि नहीं, काम का नहीं है। इसके लोगों ने क्या किया था? इसका विरोध किया था और अस्वीकृत कर दिया गया था। लेकिन फिर लखनऊ अधिवेशन जब हुआ, 1936 में हुआ, तब इसको क्या हुआ? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में इसको स्वीकृत किया गया था। 1935 में भी एक बार आया था, लेकिन इसको अस्वीकृत कर दिया गया था तब, ठीक है। तो आज ये था क्या हमारा भारत सरकार अधिनियम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, ठीक है, जिसमें हमने आपको सारी चीज़ें बता दी है। एक बार मैं आपको रीकैप कर देता हूँ सारी चीज़ें जल्दी जल्दी, ठीक है। हम आज पढ़ रहे थे भारत सरकार अधिनियम 1935। मैंने आपको इसमें 2 की पॉइंट्स बताए कि संघीय लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये किस अधिनियम के अंतर्गत है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, 1935 आपको चिपका देना। नेक्स्ट मैंने आपको बताया द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन, इसके बारे में बताया, कहाँ था? प्रांतों से हटा दिया गया था और केंद्र में लागू कर दिया गया था। फिर मैंने बताया स्वायत्तता, स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, कोई भी काम करने की स्वतंत्रता। उसको फिर क्या होता है? प्रांतों को दी गई, बोले प्रांत से बोले कि अपने हिसाब से रूल बनाओ, अपने हिसाब से जो करना है कर सकते हो, ठीक। उत्तरदायी शासन मतलब बताया, आपको बताया था, उत्तरदायी शासन का मतलब होता है सेंसिबल सरकार या सेंसिटिव सरकार, जो रिस्पॉन्सिबल सरकार हो, ठीक है। स्वशासन उसको बोलते हैं, ठीक। तो स्वशासन मतलब जिसमें लोगों का प्रतिनिधित्व हो। लोग में जैसे प्रधानी बीडीसी चुनाव लड़ा जाता है, तो उनसे लोगों का प्रतिनिधित्व, लोगों का क्या होता है? उसमें सहभागिता होती है, तो उसको बोलते हैं स्वशासन। कहाँ कहाँ पर हुआ? प्रांतों को दिया गया और दोहरे शासन के स्थान पर इसको दिया गया। बोले दोहरा शासन हटाओ, ये स्वशासन ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक। विस्तार क्या हुआ? बोले सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता को क्या किया गया? मंडल बनाया गया। जहाँ जहाँ जिस जाति, जिस कम्युनिटी या जिस वर्ग के लोग ज़्यादा थे, उस हिसाब से क्या हुआ? मंडल को डिवाइड किया गया। फिर महत्व क्या था कि भारत सरकार का जो संविधान इस समय बना हुआ है, हमारा जो संविधान है, कह सकते हो इसी नींव पे खड़ा है। अगर आप इसको एक देसी भाषा में कहें कि जो हमारा नींव है ना, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, उसी पे जो संविधान का जो मकान खड़ा है ना, वो क्या है? 1935 के ही नींव पर खड़ा है, ये कह सकते हैं। द्विसदनी मतलब होता है कि द्विसदन, जैसे कि इस समय आप लोकसभा राज्यसभा जैसे 2 सदन है, उस टाइम का ये विभाजन था, द्विसदन के रूप में इसको बांटा गया। फिर शक्तियों का विभाजन प्रांतों और क्या हो गया? केंद्र में डिवाइड किया गया, जैसे इस समय स्टेट और सेंट्रल होता है, शक्तियों का विभाजन किया गया। स्थापना फेडरल न्यायालय 1937 में स्टैब्लिश किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, डायरेक्ट यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने 2-3 कथन कहे थे, जो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, ठीक। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अदास्ता का क्या होता है? आज्ञा पत्र, गुलामी का अधिकार, ये सब क्या होता है? हमारे किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, नेहरू चाचा ने। अगला किसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या हुआ है? सम्मिलित किया गया है भारत के संविधान में, और 1950 में इसको क्या किया था? इसमें संविधान में क्या किया गया? समाविष्ट किया गया है। फिर हमने बताया कि 1935 में ही एक बार ये गया था, भारत सरकार अधिनियम आया था, लेकिन लोगों ने इसको सदन में अस्वीकृत कर दिया गया। फिर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936 में होता है, तब जाके इसको स्वीकृत किया जाता है। तो आई होप आपको ये सारे वीडियोस आज जो 1935 अधिनियम के बारे में मैंने थोड़े आपको बताए हैं, ये आपके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं, सिर्फ वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप क्या करिएगा? इसको 2x पे लगा के जल्दी जल्दी वीडियो को सुन लीजिए, ठीक। अगर आपको कोई सुझाव लगता है कि नहीं, कुछ कमियां आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में भर भर के लिख सकते हैं, ठीक। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत गलत काम किया आपने, ये पाप अब मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक। अभी हमारे क्या है, सारी क्लासेस जो भी हम लोग पढ़ा रहे सब फ्री में है, कोई भी हम लोग चार्जेस इसके नहीं लेते, और ना आगे चल के कोई चार्जेस हम लोग इस पर रखेंगे। अभी हमारा यही है कि हम लोगों ने फ्री एजुकेशन का एक इनिशिएटिव चलाया कि हम लोग फ्री एजुकेशन ही रखेंगे, ठीक है। जल्दी हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।